स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ रहे थे। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज सिस्टम पढ़ लिया था, जहां पर हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई 3 चार्ज होंगे तो उनको किस तरीके से प्लेस करेंगे और क्या वैल्यू हो सकती है चार्ज की जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम होगा। साथ साथ में ये भी सीख लिया था कि उस चार्ज की पोजीशन क्या होगी। दोनों का एक फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पर अच्छे से निकाल लिया था। इस फॉर्मूले की मदद से आप कभी भी क्या कर सकते हैं। बेटा ये आर ऐसे भी गलती से लिखा है, दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? फॉर द पोजीशन x is equal to under root q1 जो फर्स्ट चार्ज है अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2 जो दोनों चार्जेस हो गए और इनटू r क्या है? इन दोनों के बीच का सेपरेशन। समझ में आया? इससे आपको क्या मिल जाएगी? x की वो वैल्यू जो कि आपकी पोजीशन हो सकती है एक चार्ज की जहां पर प्लेस करोगे जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? कितनी वैल्यू होनी चाहिए चार्ज की, है ना? सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि सर चार्ज की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? तो उसके लिए क्या है, माइनस साइन का मतलब ये होता है कि जो भी नेचर होगा Q1 Q2 का उसके अपोजिट नेचर में आपका क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है इट विल बी अ नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव है इट विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट था, अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि आपका एक ज्योमेट्रिकल शेप है जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर एक स्क्वायर जिसके वर्टेक्स पे हमने क्या किया हुआ है, हम लोग ने लाइक चार्जेस प्लेस कर दिए। जैसे कि इस केस में मैंने क्या किया था? पॉजिटिव चार्ज है ना? यहां पर भी देखो इस केस में सारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, एक जनरल सवाल तो हम लोग का क्लियर हो गया है कि अगर ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, जो भी चार्ज प्लेस होगा कहीं पर भी वो इसके अपोजिट होगा, राइट? दैट विल बी नेगेटिव। क्यों? उसका भी कॉज एक बार देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हम ये भी ट्राई करते हैं समझने की क्यों सेंटर पे, क्यों ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। उसका रीजन भी है, बहुत सिंपल है। ये तो हम लोग को समझ में सिंपली आ रहा है, लेकिन इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें अच्छे से पता है लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं? अपोज करते हैं, रिपेल करते हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब है एक फोर्स होगा जो कि कितने एंगल पर होगा? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बता दो क्या होता है। ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड बराबर लेंथ की होती हैं और तीनों के बीच में जो एंगल बनता है साइड्स के बीच में वो 60 डिग्री पर होता है। और जो कूलम्ब्स का नियम है उसके हिसाब से जो भी बल होता है वो कनेक्टिंग लाइन के ही डायरेक्शन में होता है, अलोंग द लाइन माना जाता है। वेरी गुड। तो यहां पर एक फोर्स उधर की तरफ रिपेल कर रहा है और सिमिलरली आपका इस वाले प्लस क्यू की वजह से भी क्या होगा, राइट? अगर किसी ने कह दिया कि टेल मी द एंगल made by the direction of force with respect to x axis, मतलब कहने का ये हुआ हिंदी में कि किसी ने कह दिया ये जो रेखा तुमने बनाई है बल्कि वो कितने कोण पर है हमारे x एक्सिस से, तो कुछ मत करना, यहां से x एक्सिस बना लेना। ठीक है ना भैया? ठीक है, आपको अच्छे से पता है ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है? 60, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60, राइट? ये एंगल कितना हो सकता है बताओ जरा। ये लाइन और ये लाइन देखो इसके वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है? है ना? तो ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। तो आप कहेंगे कि सर अब इसका नाम आप कुछ करो क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है मुझे वर्टेक्स के नाम देने पड़ेंगे। जैसे ये A हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेमिंग कैसे? F1 नेमिंग समझाओ जरा। 1 का क्या मतलब होता है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यही तो नेमिंग सिखाई थी, नोटेशंस। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं FAB, इसका मतलब फोर्स ऑन वर्टेक्स A ड्यू टू वर्टेक्स B। एंड यहां क्या लिखूंगा? FAC, फोर्स ऑन वर्टेक्स A विद रिस्पेक्ट टू C। गॉट इट? ठीक है, तो FAC will be making an angle of 120 डिग्री with the x axis। मैंने बोला कि FAC वाली रेखा 120 डिग्री का कोण बनाएगी किससे? x एक्सिस से। गलत किया क्या कुछ? ये 60 है और ये कितना है? 60, राइट? समझ में आ रहा है? और FAB कितना एंगल बनाएगी? 60। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये तो एक हो गया। किस लिए बताया मैंने ये सर? मैंने इसलिए बताया कि अगर वेक्टर सॉल्व करने का एक क्वेश्चन आ जाए
तो वेक्टर के लिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। कितना एंगल है यहाँ पर 60 या 120? दोनों वेक्टर जो दो फोर्स हैं उनको ही सॉल्व करोगे, बोथ आर वेक्टर, उनको ऐड करना होगा तभी रिजल्टेंट मिलेगा। क्योंकि रिजल्टेंट नहीं जानते हो, रिजल्टेंट के बिना कभी भी आप नहीं बता सकते हैं कि हमारा जो सेंटर पे रखा चार्ज है वो किस तरफ उसको कैंसिल आउट करेगा सच दैट ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। तो बहुत जरूरी है। तो मैंने ये ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ाया है, ये पढ़ाया है टू गेट यू नो कि क्या कितना एंगल होगा और कैसे रिजल्टेंट इसमें निकल के आएगा। तो कितना एंगल होगा 120 या 60? 120 कैसे होगा? क्योंकि दो वेक्टर्स होते हैं, मैंने बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो सकता है। एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर। तो एंगल कहां होगा? तुम कहोगे सर ये तो इनके बीच का एंगल ये वाला। अब मैंने कहा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, फिर से मैंने इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को ही लिखा एंड ये बना दिया एक्स एक्सिस। अब मुझे पता एंगल कहां होगा दोनों वेक्टर के बीच में। क्या यहां से एंगल बनेगा? जस्ट आस्किंग। ए बी के बीच में होगा या ए बी के बाहर एक्स एक्सिस लेंगे? ए बी के बीच में, यही तो होगा ना। अरे भाई दो लोग हैं, उनके बीच का एंगल पूछ रहा हूं मैं, तो तुम एक्स एक्सिस क्यों ले आ रहे हो? एक्स एक्सिस क्या होता है? एक रेफरेंस लाइन होती है ना। क्या होती है? एक रेफरेंस लाइन। तो इसका मतलब है कि एंगल तो हमेशा यही होगा। अब देखना तुमने गलती क्या करी। तो एंगल कहां है? एंगल कहां है? एफ ए बी और एफ ए सी के बीच में, दैट इज 60। कितना है? 60। समझ में आया? तुमने गलती क्या करी? तुमने एक्स एक्सिस से एंगल ले लिया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज ओनली अ रेफरेंस लाइन। वो क्या है? एक रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस का मतलब होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं। समझ में आ गया ना गलती? अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? तो 120 नहीं हो सकता है। कितना एंगल होगा? 60 होगा। वेरी गुड। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, मैंने एक और चीज सिखाई हुई है। जब मैंने वेक्टर पढ़ाया हुआ है, क्या सिखाया है? अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्या है? बराबर है, उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो जो उनके बीच का एंगल होगा उसी का बाइसेक्टर पे बना दो, उतने ही कोण पर एंगल बनेगा। क्या बोला मैंने? कि दो वेक्टर अगर उनकी वैल्यूज, डायरेक्शन नहीं, उनकी वैल्यूज बराबर है, तो व्हाटएवर एंगल, मतलब कुछ भी एंगल वो बना रहे होंगे, जो भी रिजल्टेंट होगा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर होगा। क्लियर है? मतलब θ/2 पर ही एक लाइन जा रही होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी वो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला बना रखा है, दैट इज r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। वो हम लोग ने बना रखा है। अभी सिर्फ मैंने क्यों ये ट्रिक बताई थी ताकि डायरेक्शन मिल जाए। क्या मिल जाए? और सारा खेल डायरेक्शन का ही है, तो हम लोग को ये टेंशन होती है डायरेक्शन वाली, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसका मतलब मेरे बच्चे ये बता कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी, क्योंकि एफ ए बी जरा लिखना तो k q * q/a², यही तो बनेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर लिख एफ ए सी, क्या लिखेगा? k q * q/a²। अरे यहां पर एफ ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो एफ ए सी के बराबर निकल आया। क्या भाई? ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये वो वाली कंडीशन हो गई जहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? बराबर हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 60 डिग्री को अगर 2 से भाग दे दें तो उतने ही एंगल पर होगा। समझ में कुछ आया? जरा ये लाइन बनाते हैं, ये देखो, ये लाइन बना करके दिखाते हैं तुम्हें। ये कितने पे जाएगी? 30 पर। और ये लाइन कहां से पास होगी? बताओ, सेंटर से। सिमिलरली इसका बाइसेक्टर कहां से आएगा? समझ में आ रहा? जो यहां हो रहा है वही यहां हो रहा है, वही तीनों पे हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इस जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके अपोजिट में एक फोर्स लगना चाहिए जो कि क्या करे? इसको कैंसिल आउट कर दे। तभी दो लोग अगर किसी एक चीज को खींच रहे हैं तो कैंसिल आउट होकर के पेन कहीं जा रही है? नहीं। अगर हटा दूंगा तो एक तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि ये वाला हाथ हमारा अलग फोर्स लगा रहा था, ये अलग। जैसे इसका फोर्स 0 हो गया वैसे ही पेन एक दिशा में खिंच गई। वैसे ही अगर कोई हेडिंग क्या कहती है? इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम अचीव करने का एक ही तरीका है
कि हमें एक और चार्ज चाहिए जो कि क्या करे इसको, जो कि इसको बैलेंस करे। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, थोड़ा सा पॉज हो गया था, ठीक है, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। कहाँ पे हम लोग का वीडियो रुका हुआ था? ठीक है, यहाँ पे आई थिंक हो रहा था, इक्विलिब्रियम की बातें चल रही थी। तो रिजल्टेंट मैंने बता दिया था। रिजल्टेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट निकालना, अगर उनकी वैल्यू दोनों के बराबर है तो उनके एंगल बाइसेक्टर पे ही रिजल्टेंट होता है, और एंगल निकाल लिया दैट इज 60 डिग्री। 60 का अर्थ ये हो गया कि रिजल्टेंट कितने पर होगा, 30 डिग्री पे होगा, किसी भी एक वेक्टर की तरफ से आप ले सकते हो। ठीक, वेरी गुड। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60। हम निकाल सकते हैं, ठीक है, हम निकालने पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? टाइम वेस्ट होगा। आप आराम से FAB प्लस FAC लिख सकते हो, आपको अच्छे से पता है ये क्या हो जाएगा F, क्योंकि FAB FBC को आप कुछ मान लो, AC को एक वैल्यू F मान लो, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, राइट, 2F स्क्वायर प्लस cos इनटू cos 60। ठीक, अब इनको करके आप F स्क्वायर को बाहर लेकर कॉमन लेकर के बाहर निकालो, बचेगा रूट के अंदर वैल्यू, है ना। इस तरीके से आप आराम से रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। उतना ही फोर्स लगाने वाला एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? आपका फोर्स होना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों फोर्स क्या हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। तो उसके लिए हमें एक अपोजिट नेचर का चार्ज चाहिए था, जो कि क्या हो सकता है? सिर्फ नेगेटिव। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बना करके दे दिया, राइट, समझ में आ रहा है। तो सिचुएशन ए के लिए इसकी वैल्यू होगी -q/√3, समझ में आ गया। और फॉर सिचुएशन बी दैट इज ये स्क्वायर वाले केस में, स्क्वायर वाला केस भी समझ लो, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन एक इधर आएगी, क्योंकि रिजल्टेंट आपका बन रहा है, ये रिजल्टेंट बन रहा है ड्यू टू सारे जितने भी चार्ज हैं। और ये क्या है? ये आपका रिजल्टेंट को कैंसिल आउट करने वाला FR', जिससे कि नेट फोर्स क्या हो जा रहा है? नेट फोर्स विल बी 0। तो कह रहे हैं कि ये जो आपने चार्ज प्लेस किया उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर -q into 2√2 + 1/4। समझ में आया कि नहीं आया? हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, वी हैव टू लर्न ओनली द कांसेप्ट कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो एटलीस्ट वी कैन ड्रॉ द फिगर, और कभी भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया तो उससे ही आपके क्वेश्चंस हल हो जाते हैं नीट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर मैं ये नहीं बताता तो आप इतना विजुअलाइज करते क्या? नहीं करते ना, आपको लगता है कि तो ऐसे ही होता है, राइट। इसीलिए मैंने आपको ये कांसेप्ट दे दिया। ओके, आगे बढ़ जाए। चलो, क्या फिर से रुक गया? नहीं, फिर से रुका नहीं। चलिए, इसके बाद हम लोग को जो आज पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई? ये लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़िए सबसे पहले, क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। वेरी गुड। तो अब क्या कर रहे हैं हम? चार्ज को किसी एक रस्सी से बांध करके लटका रहे, लटकाने को सस्पेंड करना कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने अपना एक फिगर बना रहे हैं अलग से। हमने क्या कर दिया? छत से दो रस्सी ली, मैंने क्या बोला? दो रस्सी ली, और दोनों को एक ही जगह से हमने क्या कर दिया? बांध दिया। अब इन दोनों रस्सी को जैसे ही मैं रिलीज करता हूं अपने हाथ से, मैं ये पाता हूं कि दोनों रस्सी एक दूसरे से दूर भागती हैं। क्या कर रही हैं? दूर भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों पर लाइक चार्जेस प्लेस कर दिए। मैंने क्या कर दिया? दोनों पर लाइक चार्जेस प्लेस कर दिए, और ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। जैसे कि मान लो चार्ज A चार्ज B को रिपेल करता है, तो लिखूंगा मैं FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। सिमिलरली इस पे ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स आता है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, जो कि एक दूसरे क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जिसके कारण मैंने ये पाया कि एक एंगल बनता है इनके बीच में, जो कि टोटल एंगल कितना ले लिया मैंने? 2 थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या करना था? बीच से उसको बाइसेक्ट करना था, तो बराबर बराबर एंगल थीटा थीटा निकल करके चला आया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मुझे अच्छे से पता है कि चार्ज की क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है किसकी? किसी भी मास की। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये तो मैं समझ में आ गया कि चार्ज अकेले नहीं होगा, चार्ज होगा तो कुछ मास तो होगा ही होगा, और मास होगा और उसको सस्पेंड करोगे, हवा में रखोगे, तो धरती माता क्या कहेंगी? नीचे आओ।
कहेंगी ना, और जिस रस्सी से हमने उसको बांधा हुआ है उस पर एक टेंशन भी क्रिएट होगा, यानी कि तनाव भी होगा। क्लियर हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो अब ये वाले डायग्राम से हम इस पे स्विच करेंगे, ठीक है। और अब देखेंगे कि अब इस जिस भी बॉल के ऊपर, स्फेरिकल बॉल के ऊपर हमने चार्ज प्लस क्यू प्लेस किया था, ठीक, उसका मास m होगा, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, mg, किधर, नीचे की तरफ। सही है? गलत नहीं है ना? ठीक। अब बेचारा ये एक एंगल पर क्यों है, क्योंकि ये बगल वाला जो स्फीयर है वो क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे बराबर बल लगा रहे हैं, तो एक एंगल पे आकर के रुक जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट ताकत है, एक सीमित ताकत है ना, तो जितना पहले वाले लगाया उतना ही दूसरे वाले लगाया, तो एक दूरी पर जाकर के रुक जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया तो ये पेन हो सकता है अगर मैं एक तो ज्यादा लगाऊं, अब मैं खींच के ले आ रहा हूं, अब मैं स्टेबल पे आ गया। अब क्या हो रहा है, दोनों तरफ से बराबर। अगर तुम्हें लग रहा है फोर्स नहीं लगाया तो देखो, अब ये तुम्हें लग रहा होगा अरे सर अपने हाथ से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। झटका लगता है जब आप सडनली क्या कर रहे हैं, फोर्स जीरो कर रहे हैं, हल्का सा डिस्प्लेस होगा लेकिन वो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। समझ में आया? ओके, तो इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में है तो इससे क्या होगा, एक mg को बैलेंस भी तो कोई करता है, क्योंकि अगर रुका हुआ है तो तुम सोचोगे कि रुकने का, आपने ये समझा दिया कि अपोजिट लग रहा है, लेकिन क्या अकेले ये फोर्स है? नहीं सर। तो इक्विलिब्रियम के लिए बेटा ऐसे अलग से समझो, इक्विलिब्रियम के लिए एक आदमी तुम्हें नीचे खींच रहा है, एक आदमी तुमको इधर ढकेल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक नीचे खींच रहा है और एक इधर, तो इसको भी कोई बैलेंस करे, मतलब इधर भी हमें एक चाहिए बैलेंस वाला फोर्स, और एक mg को भी बैलेंस करे ऐसा फोर्स चाहिए होगा ना, बिना इसके इक्विलिब्रियम होगा क्या? नहीं। और हमने रस्सी बांध रखी है इसको, अब इस दोनों के कारण रिजल्टेंट देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, कहीं इधर बीच में आएगा सर, है ना? अरे दो वेक्टर का सम करेंगे, बीच में ही रिजल्टेंट आएगा। इसको बैलेंस करने के लिए एक टेंशन फोर्स यहां पर क्रिएट हो जाएगा। और ये जो रस्सी थी ये कितना एंगल बना रही है भाई, y एक्सिस से थीटा। गलत है, थीटा ही बना रही है ना। अरे बाइसेक्टर y एक्सिस है कि नहीं है? अच्छा, एक हमने चीज पढ़ी थी, दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन कट करती है तो हमेशा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट करती है जो कि इक्वल होता है। गलत है क्या? सही है। ये दोनों डॉटेड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। यस, ये जो रस्सी है क्या ये ट्रांसवर्स रे की तरह है? ये कब पढ़ा था? 9th क्लास में, 9वीं कक्षा में पढ़ा था। तीसरी रेखा जो है जब वो कट करेगी, दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा कट करती है, तो अंदर की तरफ जो एंगल बनेंगे अपोजिट रेखा के विपरीत, मतलब दोनों साइड, एक इधर और एक इधर, ठीक है, वो बराबर एंगल बनेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा था तो यहाँ पर भी कितना बन रहा होगा? और हमें ये भी पता है, एक होता है रिजोल्यूशन ऑफ हेडिंग्स। बता देता हूं कि अगर 11th की क्वेश्चन मिसिंग है तो आप वहां पर पे जाकर के पढ़ सकते हैं, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या सीखा था वहां पर, कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई तीसरा आपका वेक्टर है जो कि एक एंगल पर है विद द x एक्सिस दैट इज थीटा, है ना। तो अगर मैंने क्या सिखाया था, अगर इसको आप क्लोज करते हो, एंगल को बंद करते हो, तो क्या मिलता है, उसका एक हिस्सा मिलता है जिसको कहते हैं a cos थीटा, और अगर इसको ओपन करते हो तो आपको एक हिस्सा मिलता है जो कि मिलता है a sin थीटा। तो मैं कह सकता हूं a वेक्टर दो अलग-अलग कंपोनेंट, दो अलग-अलग कंपोनेंट मतलब कि हिस्सों में बटा हुआ है, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वेक्टर मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर i कैप और j कैप भी लिख दिया। मुझे सब कुछ आपको बताना है बहुत कम समय में, तो x एक्सिस की दिशा को दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है, तो कहते हैं i कैप। मैंने यूनिट वेक्टर सिखाया था ना पहले, कब सिखाया था, जब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था, जाके रिवीजन कर लो क्योंकि 11th नहीं पढ़ सकते हम लोग पूरा। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, i कैप। i एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डायरेक्शन x एक्सिस है और उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से j कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि हमेशा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अच्छे से पता है एक वेक्टर क्वांटिटी कभी भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग-अलग नहीं हो सकते हैं। तो a cos थीटा को एक मैग्नीट्यूड है उसके साथ लग गया i कैप, तो क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस की दिशा में है। इसी प्रकार से a sin थीटा एक मैग्नीट्यूड है जो कि y एक्सिस दिशा में है, इसलिए वहां पर एक यूनिट वेक्टर लग गया j कैप। तो ये दोनों साथ में मिलकर बन गया एक वेक्टर क्वांटिटी, और a वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक, अब
यहां पर भी वही हो रहा है, जब हमने एंगल को बंद किया तो टी का एक हिस्सा आ गया टी कॉस थीटा और एक हिस्सा आ गया टी साइन थीटा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही बैलेंस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से अब देखो ये फिगर अब आसान लग रहा है। इतना सब बैकअप में ज्ञान आपका मिसिंग रहता है, इसीलिए फिजिक्स समझ में नहीं आती और हम लोग कह देते हैं इट इज डिफिकल्ट, जबकि ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 11 से पढ़ा हुआ है तो उससे भी डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखा जाए तो इसमें हमने वेक्टर जानबूझ के बताया क्योंकि मैं थोड़ा सा लालची हूँ, वेक्टर की जरूरत मुझे बार-बार पड़ेगी तो वेक्टर का रेजोल्यूशन अगर आता रहेगा तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और कुछ नहीं तो साइन और कॉस कंपोनेंट तो हम रिजॉल्व करना सीख ही गए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इसको समझ नहीं आ रहा, वो ऐसे समझ ले। ये वाली बात समझ में आई कि दो फोर्स चाहिए, अपोजिट चाहिए, तभी बैलेंस होगा। अब देखो ढूंढो, एक फोर्स ऊपर, अब मैं रस्सी मिटाने वाला हूं क्योंकि उसकी जरूरत खत्म हो गई। ठीक, अब इन सबकी जरूरत खत्म हो गई। अब सिर्फ उस चार्ज को देखो, देखो क्या Fe को T sin थीटा कैंसिल आउट कर रहा है? कर रहा है। इक्विलिब्रियम में अगर है तो कर रहा है, नहीं है तो नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है? उसका नेट बल क्या हो जाए? 0। T cos थीटा mg कैंसिल आउट कर रहा है? कर रहा है ना। तो यहां से दो इक्वेशन बनते हैं। क्या बनते हैं? दो इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा? जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसकी मदद से हम लोग दो इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या मैं इसको मिटा दूं ऊपर वाला? ठीक है, उसकी वजह से हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं। एक लिखेंगे हम लोग, एक हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये कहां सीखा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर एक फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम लोग टॉपिक के अंदर सीखा था कैसे बैलेंसिंग की मदद से हम लोग करते हैं। तो फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम FBD T cos थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम है तब T cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर होगी। फिर T sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक बेटा, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दे इक्वेशन नंबर 1 से तो क्या मिलेगा? बताओ। tan थीटा which is approximately equal to sin थीटा जब if थीटा is very small। कहते हैं कि जब थीटा बहुत छोटा होता है जो tan थीटा की वैल्यू है वही sin थीटा के बराबर हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आगे, तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, डेरिवेशन करके पूरा दिखाता हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा? T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? Fe अपॉन mg। tt कट गया, सो tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। ठीक है, अब Fe की वैल्यू पुट कर डालो। तो अगर एट इक्विलिब्रियम इनके बीच की दूरी कितनी है? x, तो क्या हो जाएगा बताओ? k q1 q2। अब q1 q2 दोनों की वैल्यू बराबर है तो q into q क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। तो k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर into 1 अपॉन mg। गलत किया मैंने कुछ? सही है। इसको ना tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? k q स्क्वायर अपॉन mg into x स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin थीटा। और अब sin थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? देखो ध्यान से, ये चीज सीखने वाली बात है। फटाफट एक पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, ये देखो 90 डिग्री पर है ना, एक ट्रायंगल दिख रहा है और sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कितना होगा? अगर टोटल दूरी x है तो मिड पॉइंट कितना होगा? x/2। कितना हो जाएगा ये? x/2, है ना। और हाइपोटेनस कितना है? l। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना? x/2 इनटू
दिस इज योर हाइपो, है ना, दिस इज योर परपेंडिकुलर, है ना। ओके, समझ में आया x अपॉन 2l कहां से है? वेरी गुड। अब मैं कह सकता हूं x अपॉन 2l इज इक्वल टू kq स्क्वायर अपॉन mg इंटू, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट रुको जरा, इसको रीअरेंज करें पीपीटी को थोड़ा। देखो रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, आफ्टर रीअरेंजिंग क्या सबसे पहले क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। ये एक्स क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2k क्यू स्क्वायर एल अपॉन mg, यही तो बनेगा। सो x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा ना, तो क्यूब रूट लगा दो, क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो 2q स्क्वायर l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 टू जा क्या होता है बेटा 4, ठीक है, mg, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और क्या हो जाएगी 1 बाई क्यूब रूट, क्या है ये लो x की वैल्यू निकालने के डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन के तैयार, ठीक है। अब इसका आखिरी सेटअप ये होता है कि अगर हम इसको ले जाएं कहां पर, सैटेलाइट के अंदर, तो ग्रेविटेशन 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लो, मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं कहता हूँ कि जब सैटेलाइट के अंदर आप जाते हो तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट है, धरती माता का जो बल है, वो क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब है कि जो ये mg है वो क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो mg जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इस पूरे बॉडी के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगेगा, दैट इज Fe। तो Fe तब तक लगता रहेगा जब तक ये मैक्सिमम अपोजिट, मतलब जब तक ये स्ट्रेट अपोजिट नहीं हो जाते, तब तक वो लगता रहेगा। बिल्कुल सही बात भी है ये, ठीक है। तो जरा ये अरेंजमेंट देखो, तो जब हम सेटअप को ले जाते हैं किसके अंदर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर, तो आपका जो फोर्स जब तक एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो जाता तब तक वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री, ठीक। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा वो समझ लो ध्यान से, ऐसे था ये, ठीक। mg जीरो हो गया, आपको लग रहा है सिर्फ Fe, और इधर भी क्या लग रहा है, Fe, ठीक। इसको बैलेंस कौन कर रहा था, इसको बैलेंस कर रहा था t sin थीटा। क्या t sin थीटा अब होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि t cos थीटा भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये तब तक आपका आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, तब तक ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा जब तक ये कैसा ना हो जाए, इस तरीके से। क्योंकि जैसे ही देखो अभी एक एंगल पर है, ठीक है, और जब जैसे सीधा करेंगे वैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब तक एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देते तब तक ये उस ओरिएंटेशन के पहले ये रुकने वाला नहीं है, और ये 180 डिग्री पे जब एंगल बना देगा उस समय पर ये जाकर के रुक जाएगा। अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है, सिर्फ और सिर्फ Fe लग रहा है, Fe की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, k q1 q2 अपॉन r। r कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 4l स्क्वायर, यही तो होगा ना। अब ये 12 कैसे हुआ, अरे यार इसकी लेंथ कितनी थी l, इसकी लेंथ भी कितनी थी l, l प्लस l कितना होता है 12, तो क्या हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, यही आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। तो इसको कैंसिल आउट कर रहा है टेंशन, ठीक है, और यहां पर भी क्या कर रहा है टेंशन, एल को मिटा देता हूं, ये बन के तैयार है, ठीक है, ओके। अब इसको कंक्लूड कर देते हैं कूलम्स लॉ को। अब कूलम्स लॉ के जितने भी प्रॉब्लम है वो आप लगा सकते हैं। जो सबसे ज्यादा एक सवाल इस पर आया है, ठीक है, इस पर भी सवाल आया है नीट में, एग्जैक्टली सेम उठा करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जाकर के मैं जो बता रहा हूँ सब वेरीफाई करो, एवरीथिंग कैन बी वेरीफाइड इजीली, ठीक है।
इसको जाकर के आप देखिए प्रीवियस ईयर में आपको सेम एज इट इज। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, फिगर बनाओगे, एफबीडी बनाओगे, आंसर निकल जाएगा उस क्वेश्चन में। 3 लाइन में वो सोल्यूशन हो जाएगा अगर आपने मेरी नोट्स पढ़ी हुई है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप क्वेश्चन पढ़ते क्यों, आप जैसे ही पढ़ते हो क्वेश्चन आपको पता रहता है कि आपको कंसेप्ट है पता, तो आप रिलेट कर पाओगे। आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसमें बस यही बताया गया है कि सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, दोनों का मास है, और अब बताइए कि वो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनाने हैं और सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है, इतना ही करना है, ठीक। चलो, तो प्रीवियस ईयर डिस्कशन के बीच में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग वो भी करेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ हम लोग कंक्लूजन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कूलम्ब्स लॉ इज बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहे हैं इसको, कि ये फिजिकल ऑब्जर्वेशन से बना हुआ है, ऐसा कोई लॉजिकल डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल लॉ। क्या कहते हैं, जैसे ग्रेविटेशन को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो एक फंडामेंटल लॉ है, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। इसी तरीके से कूलम्ब्स लॉ का भी कोई डेरिवेशन नहीं है, दिस इज अ फंडामेंटल। जब भी फंडामेंटल शब्द सुनते हैं तो पता होता है इसको हमने पहले से मान के रखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने बस ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा पाया कई बार, तो हमने एक लॉ इस पर बना दिया, हमने इसको कभी डिराइव नहीं किया है, ठीक है। तो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट रिवील इट्स यूनिवर्सल नेचर टिल टुडे। कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कई बार किए गए और पाया गया कि ये हर जगह काम आता है ब्रह्मांड में कहीं भी, ठीक। आगे कह रहे हैं द लॉ इज एनालोगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कह रहे हैं कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है। ये थोड़ा सा टाइपो एरर है, माफ करना। आपको पता है ग्रेविटेशन क्या होता है, बताओ, कैपिटल G m1 m2 अपॉन, यही तो है ना। तो कह रहे हैं एनालोगस एक जैसा ही है, सिमिलर है, मतलब लेकिन सेम है ये नहीं कह सकते, विद द डिफरेंस दैट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमेशा अगर कंपेयर किया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा हावी रहेगा, इसीलिए कंसेक्वेंटली Fg इज नेग्लेक्टेड व्हेन बोथ Fe एंड Fg आर प्रेजेंट। तो जब भी न्यूमेरिकल में आपको डराने के लिए लिखा रहेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, तब हम Fg को हमेशा निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत, उसकी जो कहते हैं कैपेबिलिटी वो बहुत लो है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, मैंने पहले बता दिया था कि ग्रेविटेशनल हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द, क्योंकि आपको मैंने कैसे सिखाया था, परमिटिविटी याद है कि नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू क्या होती है, मीडियम के हिसाब से चेंज होती है। k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। जब ये बदलेगा तो ये पूरी वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी, और जब ये बदलेगा तो पूरा फॉर्मूला ही बदल जाएगा, ठीक। द फोर्स इज कंजर्वेटिव, दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स इज 0। तो एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने क्या बोला, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब याद रखना, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के बीच, मतलब दो पॉइंट के बीच जो पाथ है उससे फर्क उसको नहीं पड़ता, वो हमेशा सेम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो दो चार्ज कैसे भी प्लेस है उनके पीछे फोर्स हमेशा सेम रहेगा, तुम कहीं से भी उसको लेकर के आकर के प्लेस करोगे, राइट। इसीलिए कह रहे हैं दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये इसका वर्क डन हमेशा क्या होगा बताइए, क्लोज पाथ में 0 होगा, ठीक। क्लोज पाथ में जानते हो, मैं गया और मैं वापस से आ गया तो अपने सेम तो 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये द लॉ एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, मैंने पहले सिखा दिया, नाम ही चैप्टर का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि चार्ज हमेशा क्या रहेंगे, रेस्ट पे, ठीक। In applying it to the case of extended bodies of finite size, care should be taken in assuming the whole charge of body to be concentrated at center, as this is true only for spherical charge bodies, that too for external points। तो ये जो लॉ है हमेशा स्फेरिकल बॉडीज के लिए यूज करते हैं, और हमेशा क्या मानते हैं कि कोई भी बॉडी हो उसके सेंटर पे ही सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए पॉइंट चार्ज हम पढ़ते हैं। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये क्या नोट्स में लिखना है, कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। तो पहली बात, ये रीड करने से आपको क्लियर हो जाएगा जितना भी कूलम्ब्स लॉ में डाउट होगा वो,
सारी चीज की एक समरी है। तो आप इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में नोट भी कर सकते हैं। जैसे अब क्या नहीं नोट करना है, क्या नोट करना है, इसमें भी सिलेक्टिव हो सकते हैं। बता देता हूँ पढ़ा कैसे जाता है। जैसे ये वाली जो पैराग्राफ है, यू कैन रीड इट, लर्न इट, काफी है, उतना उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। FG और FE अगर प्रेजेंट है तो हमें FG को नेगेट करना है, ये लिख लो न्यूमेरिकल के लिए, एक लाइन लिख लो, मतलब ये लिख सकते हो नोट्स के लिए, राइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एनालोगस है, ये ठीक है, सुन लिया, समझ लिया, बात खत्म हो गई। कूलम्ब्स लॉ फिजिकल ऑब्जर्वेशन बना, ये सुन ली, समझ ली, बात खत्म हो गई, लिखा नहीं जाता इसको, समझ में आया। बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कंजर्वेटिव है कि नहीं है ये पता होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ क्या भाई, ये जो फोर्स बना रहा है ये कंजर्वेटिव है, ये पता होना चाहिए, ठीक। इस तरीके से नोट्स आपको बनानी है, आपको नोट्स भी बहुत प्यार से बनानी है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन नेबरिंग चार्ज, करें नेबरिंग पड़ोसी पे डिपेंड नहीं करता। ये तो मैंने बहुत पहले सिखाया था, कहां सिखाया था, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम सुपरपोजिशन पे पढ़ाया था। कहा था Q1 Q2 Q3 Q4 सब खड़े हैं साथ में, है ना, किसी एक पर बल लगा रहे हैं तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, एक बार में एक पेयर देखेंगे, दूसरी बार में दूसरा पेयर देखेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हम लोग को पहले से पता है। Net Coulomb force between two charged particles in free space and in an infinitely extending medium R। क्या बोला, बोला कि Coulomb जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस और किसी एक मीडियम के अंदर में क्या फर्क होगा, ठीक। तो K क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है 1, समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, अभी सिखाया था, Q1 V2/R², ठीक। मीडियम में चले गए, परमिटिविटी बदल गई, क्या आ गया एप्सिलॉन, आया कि नहीं आया। अब एप्सिलॉन क्यों क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर या फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू के, कैपिटल के होता है, ठीक है। के और एप्सिलॉन आर क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, ये सब सिखा दिया। तो इसका मतलब है अगर f को f डैश से डिवाइड करेंगे सब तो कट जाएगा, रह जाएगा एप्सिलॉन आर या फिर k, राइट। तो इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा बच्चे, के या फिर एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा। अब एक तुरंत सवाल पूछना चाहिए था क्या, कि सर न्यूमरेटर में कैसे आ गया, बहुत सिंपल सवाल है, देखो यही करके दिखा रहे हैं। f इज इक्वल टू क्या भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r² डिवाइडेड बाय f डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r q1 q2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऑलवेज गोज टू द न्यूमरेटर, यही तो सिखाया था। और जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के साथ जाता है। जिसको नहीं आता ऐसे लिख लो, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, num1 डिनोमिनेटर 1 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर, ओके। अब न्यूमरेटर 2 के साथ हमेशा डिनोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 के साथ हमेशा न्यूमरेटर 1। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, n1 d2 अपॉन d1 n2, क्या भाई ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब है कि पहले लिख लें या तो पहले कट पिट कर लें। तो देखो जो चीज सेम है ये तो सेम है, काट दो, 4/एप्सिलॉन सेम है, काट दो। तो यहाँ बचेगा 1/1, यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, तो क्या जाएगा एप्सिलॉन r 1 * एप्सिलॉन 1 to 1, यही तो बचेगा। तो क्या आ जाएगा ये एप्सिलॉन आएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक, डन, ये कर लो। तो देखो हमने ये चीज बहुत पहले सिखा दी आपको, ठीक। अच्छा जी, तो सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये भी बहुत पहले सिखा दी, कहोगे नहीं, हम कहेंगे देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। देखो हमें के लिखना पसंद नहीं है, एक को बता दे, हम बार बार लिख देते हैं और करके, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए, के लिखना मुझे पसंद नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि मेरा कैपिटल के स्मॉल के एक ही जैसा दिखता है, ठीक। तो मैं एप्सिलॉन आर लिखता हूँ हर जगह, तो इससे कहीं घबराना नहीं, किताबों में अगर लिखा हो के तो उससे डरने की जरूरत नहीं। मैं बता देता हूँ कि ये दोनों से एक ही बात है, ये के जो है यही एप्सिलॉन आर है। तो अब देखो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बड़े भाई वही तो लिखा हुआ है, समझ गए। तो दो तरीके हैं पढ़ने के, एक तरीका है अगर ये मेरी समरी रट जाओगे तब भी कर लोगे न्यूमेरिकल, लेकिन शुरुआत में कर लोगे, जब साल खत्म होगा तब नहीं कर पाओगे क्योंकि भूलने लगोगे।
दूसरा तरीका है समझ लो, समरी देखोगे तो हमेशा रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये तो पढ़ा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो तुम्हें बेटर लगे वो करो। यहाँ लिखा है कुछ डायरेक्टली कांस्टेंट k ऑफ अ मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन द 2 पॉइंट चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द मीडियम एक्सटेंडिंग। कह रहे हैं कि जो फोर्स था फ्री स्पेस में उसको डिवाइड कर दो मीडियम वाले फोर्स से, तो तुम्हें डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ये काम की चीज है, न्यूमेरिकल में काम आती है। ठीक, कभी कभी फ्री स्पेस का फोर्स पता है, डायरेक्टली कांस्टेंट पता है, हमसे पूछ दिया कि बताओ भैया नया फोर्स मीडियम के अंदर क्या होगा, डायरेक्टली निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा। फोर्स को डिवाइड कर देंगे किससे? एप्सिलॉन r से। समझ में आया कि नहीं आया? ये नेक्स्ट, ऑल द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द बोथ पार्टिकल चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बट फोर्स ड्यू टू वन चार्ज पार्टिकल। कह रहे हैं लेकिन फोर्स ड्यू टू किसी एक चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या है मीडियम बिटवीन देम। उनके बीच मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पार्टिकल पे चेंज होता है, लेकिन फोर्स ड्यू टू वन चार्ज पार्टिकल ऑन द अनदर चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम। इससे फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम पहले भी था, इक्विलिब्रियम बाद भी होगा। समझ में आया? डन। चलो अब जो अगली हेडिंग है, जो अगली क्लास से स्टार्ट होगा वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो वो जरिया है जिसकी वजह से ये कूलम्ब फोर्स लग पाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो कूलम्ब फोर्स लग ही ना पाए। समझ में आया? जो जादू हो रहा है, बिना कांटेक्ट के जो बल लग पा रहा है, उसका कॉज कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद।